एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क में। चुनावी बिगुल बज चुका है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, सैनिक यानी कि कार्यकर्ता मैदान में है, प्रत्याशी भरसक प्रयास कर रहे हैं, बयानबाजी भी हो रही है, गतिविधियां भी बहुत सारी हो रही है। उन्हीं सब चीजों का एक विश्लेषण करते हुए हमने एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए बनाया है जिसका नाम है किसके बोल वाले। उसी कार्यक्रम की पहली कड़ी हम शुरुआत कर रहे हैं विधानसभा क्रमांक 1 से, जहां भाजपा प्रत्याशी के रूप में दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय है, वहीं उनके सामने कांग्रेस के एक मजबूत कैंडिडेट संजय शुक्ला मैदान में है। पूरे विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी। राजेश जी, आपका फिर से स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुका है। हम बात करेंगे सबसे पहले 1 नंबर विधानसभा की, जहां से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय है, कांग्रेस के संजय शुक्ला है। एक जो सबसे बड़ा शहर में कौतूहल का विषय है, या कहें पूरे प्रदेश में कौतूहल का विषय है, जिस तरीके से पूरे देश में आज की तारीख में इजराइल और फिलिस्तीन की बात हो रही है। अगर चुनावी बात करें तो पूरे प्रदेश में 1 नंबर विधानसभा की बात हो रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं एक जो बयानबाजी आ रही है, उस बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की तरफ से एक बयानबाजी लगातार बनी हुई है। कैसे देखते हैं उस चीज को? नीरज जी, निसंदेह रूप से ये जो 1 नंबर विधानसभा का चुनाव है, ये सबसे चर्चित चुनाव है और इसको एक इसमें मनोरंजन का तड़का और डल गया है जो कैलाश जी की बयानबाजी से हुआ। निसंदेह रूप से कैलाश जी का कद बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय महासचिव है, और ऐसा जब उनका टिकट फाइनल हुआ था, घोषित हुआ, तब वो 2-4 दिन असमंजस की स्थिति में थे, ये लगा, और उनके बेटे का टिकट भी कटा। अब जाकर के स्थितियां ऐसी लग रही है कि कुछ सामान्य होती रही है, और लेकिन वो अपनी बयानबाजी से लगातार चर्चा में। कैलाश जी का स्वभाव जो है वो इस तरीके का है कि वो जनता को अपने बयानों से, अपनी अदाओं से आकर्षित करना चाहते हैं। राजेश जी, कैलाश जी निश्चित तौर पे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या एनालिसिस है आपका? कैलाश जी के बयान के पीछे कैलाश जी का स्वभाव, जो हम पिछले 30-40 वर्षों से देखते हैं, कैलाश जी को एक मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने की एक कला है। भजन गाते हैं, गाने गाते हैं, रामायण मंडल उनका हुआ करता था, तो ये एक उनकी सोची समझी रणनीति है, ये मैं मानता हूं। लेकिन हर बयान का अगर एनालिसिस करें तो अपने कद की बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके एनालिसिस में यही निकल के आ रहा है कि वो अपना कद बताना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये थोड़ी सी, मतलब मुझे निजी तौर पे ऐसा लगता है कि थोड़ी छटपटाहट है कि एक बार कर, क्योंकि उन्होंने इतने चुनाव लड़े हैं, विजित रहे, जीते, महापौर भी रहे शहर के, लेकिन अभी जो ये पार्टी का फैसला हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि कैलाश जी के लिए अप्रत्याशित है। इस वजह से वो कुछ दिनों तक वो बयानबाजी तो बिल्कुल सही है, ना सिर्फ कैलाश जी के लिए, पूरे इंदौर शहर के लिए अप्रत्याशित रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि कांग्रेस प्रत्याशी क्या वाकई इतने मजबूत हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को मैदान में उतारना पड़ा और उनको पराजित करने के लिए? निसंदेह रूप से आप एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि संजय शुक्ला का कद कैलाश जी के सामने आने के कारण वो काफी ऊपर है, और ये सीट जो है मध्य प्रदेश ही देश के लिए भी कैलाश जी के इम्पोर्टेंट है, और संजय शुक्ला का कद इसमें काफी बड़ा है। इसमें कैलाश जी भले जैसे बयान देते हो, वो कहते हो कि मेरा कद बड़ा है, नहीं, जो भी संजय शुक्ला निशब्द ही आज कैलाश जी के समकक्ष है, और
संजय ने काफी कार्य किया है और ये दुर्भाग्य रहा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, उन्हें वो काम नहीं मिल पाया। लेकिन अगर वहाँ की बात करें तो विकास तो निश्चित तौर पे हुआ है। कैलाश जी की बात करें तो विकास पुरुष उन्हें भी कहा जा सकता है। बिल्कुल लड़ाई बराबर की है, ये तो हर आदमी समझ रहा है। आसान किसी के लिए भी नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन मैं फिर उस बयान के ही पॉइंट पे आ रहा हूँ। जहाँ तक कैलाश जी के बयान की बात है, वो आपने अच्छे से डिफेंड किया, लेकिन उन्हीं के द्वारा क्या ऐसा नहीं लगता आपको, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने उत्तराधिकारी घोषित करते जा रहे हैं, उन्होंने मनोज परमार को बोला कि मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मनोज परमार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद में जो कल बयानबाजी हुई है, उससे क्या लगता है आपको कि क्या ये भविष्य की राजनीति की तरफ संकेत दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस क्षेत्र में कैलाश जी ने 1 नंबर क्षेत्र में कमलेश खंडेलवाल को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया और उस वक्त उनको ये आश्वासन दिया था कि 1 नंबर से आप चुनाव। अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो कायदे से स्वाभाविक रूप से कमलेश खंडेलवाल को उनका उत्तराधिकारी घोषित करना, ये सम्मान की बात है। इसमें एक फैक्टर और भी है, जो पूर्व विधायक है सुदर्शन गुप्ता जी, वो अभी इस पूरे चुनाव में अदृश्य है, ये भी एक बड़ा मामला है। लेकिन इसी बीच उन्होंने मनोज परमार को अपना उत्तराधिकारी एक अघोषित है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा, लेकिन उन्होंने उनको लेकर के आए और इस तरीके से ये बयान दर्शकों आपको सुनना चाहिए। हमने पता लगाया है क्षेत्रीय मतदाताओं से, तो इसमें ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समुदाय के जो मतदाता हैं, उनके अंदर गहरी नाराजगी है। जी, हम वो बयान दिखाना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ है, हम वो दिखाना चाहेंगे। अरे मेरे घर तो बनिया ब्राह्मण ठाकुर भी बर्तन मानता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरे घर तो बनिया ब्राह्मण ठाकुर भी बर्तन मानता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरे घर तो बनिया ब्राह्मण ठाकुर भी बर्तन मानता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सोचना है कि यहाँ से कैलाश जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से मनोज परमार लड़ रहा है। हमारे लिए तो मनोज परमार ही कैलाश विजयवर्गीय है। ये सोचना है कि यहाँ से कैलाश जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से मनोज परमार लड़ रहा है। हमारे लिए तो मनोज परमार ही कैलाश विजयवर्गीय है। राजेश जी, जिस तरह का बयान एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिया है, जिसमें वो बड़े खुले रूप से कह रहे हैं कि हमारे लिए कैलाश विजयवर्गीय कौन है, हमारे लिए कैलाश विजयवर्गीय मनोज परमार है, और जो बयान है वो आपने देखा। कितना फर्क पड़ेगा इस बयान का इस चुनाव पे मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, वैश्य मतदाता और ठाकुर मतदाता पे, राजपूत लोगों पे कितना फर्क पड़ेगा इस बयान का, और उसके क्या निर्णय हो सकते हैं? ज्यादा फर्क पड़ेगा। और कैलाश जी को अभी से इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के लोगों को अपने क्षेत्र से और अपनी सभाओं से दूर कर देना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। अच्छा, ये एक बात बताएं आप, इसमें मैं आगे अपनी पॉइंट पे बात करता हूँ। महापौर के चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रही। अपने ही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को वोट कम मिले और वो हारे हैं वहां से। तो इस बार वार्डवार अगर स्थिति देखें तो क्या लगता है आपको कि क्या रणनीति होनी चाहिए, या क्या रही होगी, या है रणनीति? देखिए, महापौर का चुनाव होता है पूरे शहर का, है ना, और संजय शुक्ला का कार्य क्षेत्र वो विधानसभा नंबर 1 का रहा है, लेकिन ये महापौर का चुनाव बड़ा होता है निश्चित रूप से, है ना, और सरकार भी भाजपा की थी। उस चुनाव से इस चुनाव का तुलना नहीं कही जा सकती। संजय ने काफी काम किया था उसमें, लेकिन उनका फायदा उसको नहीं मिल पाया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विधानसभा क्रमांक 1 में 17 वार्ड है उसमें, और इस 17 वार्ड में किसी भी प्रत्याशी ने 8-9 वार्ड के अंदर यदि बढ़त हासिल कर ली तो वो सिकंदर होगा।
क्योंकि संजय अपना कांग्रेस की अगर हम बात करें हाँ। तो 4 वार्ड तो मतलब मान के चलिए कि उन्हीं के हैं, 4 वार्ड में उनके पास है। 4 वार्ड तो हम मान के चलते हैं कि उनके हैं। कुल मिलाकर अगर आपके गणित से हम जाए तो 5 या 6 वार्ड ऐसे और उनको मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको आज की जो परिस्थितियां हैं, महापौर चुनाव के रिजल्ट को, उनके मतदान के प्रतिशत को हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है क्या होगा? कांटे की टक्कर है मेरे जी, ये बात पक्की है। आपको क्या लगता है डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा? और डिसाइडिंग फैक्टर तो अल्टीमेटली विकास ही रहेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि दोनों ने अपने क्षेत्र में दोनों दिग्गज हैं, दोनों ने काम भी काफी किया। कोरोना काल में संजय ने जो काम किया है वो भी उल्लेखनीय है, और महापौर रहते हुए, मंत्री रहते हुए जो कैलाश जी ने काम किया वो तो अतुल्य काम, जबरदस्त काम किया उन्होंने। लेकिन अब ये जो बयानबाजी है और जिस तरीके से मतदाताओं को नाराज किया जा रहा है, ये डिसाइड। एक और बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि हमारा प्रत्याशी लोकल है, भाजपा का प्रत्याशी जो है वो आयातित है। कितना फर्क पड़ेगा इस चीज से? कैलाश जी ने महापौर का चुनाव लड़ा, पूरे शहर के महापौर थे। उन्होंने 2 नंबर का चुनाव लड़ा, उन्होंने 4 नंबर से चुनाव लड़ा, उन्होंने महू से चुनाव लड़ा। तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा साबिर रोड, उसमें मजदूर वर्ग बहुत रहता है। तो ये सब बाहर से आए हुए हैं, कोई उत्तर प्रदेश का है, बिहार से है, सभी दूर से है। इसमें जो उनकी केयर करेगा, उनका जो ध्यान रखेगा, उनको जो सुविधाएं देगा, ये फैक्टर बड़ा रहेगा, वो बिल्कुल जीतेगा। ये विश्वास हासिल करना दोनों उम्मीदवारों के लिए जरूरी है। आखिरी सवाल है, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता कहीं न कहीं, आपने भी कहा, हम भी देख रहे हैं, कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को और क्या फर्क पड़ेगा इसका? सुदर्शन गुप्ता, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी 1 नंबर से चुनाव लड़ना चाहते थे, और उन्होंने टिकट के लिए काफी प्रयास भी किए, और कैलाश जी के आने के कारण निश्चित रूप से उनको असफलता हाथ लगी। कमलेश खंडेलवाल भी कतार में थे, अचानक कैलाश जी का टिकट फाइनल हुआ और कैलाश जी आ गए। और ये बहुत सारी बयानबाजियां, इसमें ऐसा एक छोटा सा मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी बयानबाजियां अनर्गल रूप से हुई। पर्चा भरने की जो आखिरी तारीख थी, ऐसा लगता है उसके 2-3 दिन पहले ही कैलाश जी को प्रत्याशी घोषित करना था पार्टी को। तो ये इतने सारा रायता नहीं फैलता जी। तो चलिए, एक आपने ये कहा कि नामांकन भरने के 2 दिन पहले उनको डिसाइड करना था। बिल्कुल, मैं चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिनों की बात करता हूं। क्या लगता है आपको, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। दोनों उम्मीदवार बहुत बराबरी के हैं, हर तरीके से सच्चा में। टीम दोनों तरफ बड़ी जबरदस्त है। संजय के जो पिताजी है, बड़े भैया, उन्होंने कहीं पे कैलाश जी की काफी मदद की। वो तो जग जाहिर है कि वो संजय भी कह रहे हैं मेरे पिता तुल्य हैं, और कैलाश जी भी उनको, नीरज जी, साम दाम दंड भेद, इन चारों में दोनों का कोई शामिल। अब जो आखिरी में, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका हमसे बात करने के लिए और एक ये इस विश्लेषण के लिए। तो ये थे हमारे साथ में राजेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है, 25 साल पुरानी इनकी राजनीतिक समझ है, जिनके हिसाब से 1 नंबर विधानसभा कांटे की टक्कर है, प्रत्याशी दोनों मजबूत हैं, जो भी होगा वो दिलचस्प होगा। अगर हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें।